तो बेसिकली यार सबसे पहला काम जो कि आपको कनाडा आने के बाद करना है वो ये है कि सबसे पहले So hey guys, this is Guru Sahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So if you are planning to come to Canada as an international student, this video is going to be very useful for you because in this video we will be talking about some of the most important things which you should do after landing here in Canada. तो बेसिकली यार थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो और आप यहाँ पे कनाडा में किसी को नहीं जानते, मतलब ना ही आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव वगैरह है, ना ही आपका कोई दोस्त है, तो उस केस में कनाडा में लैंड होने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपको कहाँ पे जाना है और कैसे जाना है वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। चलो ठीक है यार, आप जहाँ पे जाना था वहाँ पहुँच गए, जैसे जाना था वैसे पहुँच गए। उसके बाद आपने आराम भी कर लिया, खाना वगैरह खा लिया, रेस्ट कर लिया, सो भी लिए और कनाडा की थोड़ी बहुत फीलिंग भी ले ली। लेकिन उसके बाद क्या क्या काम करने हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो कर लो, क्योंकि उसी से मेरे को पता लगता है कि मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करती हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार सबसे पहला काम कनाडा आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करानी है। तो बेसिकली जब आपने अपनी फीस वगैरह सबमिट की होगी ना, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की फीस में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ऑलवेज इंक्लूडेड होती है। तो आपको क्या करना होगा, अपने कॉलेज में जाना होगा, अपने कॉलेज के एडमिन ब्लॉक या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट में जाके बात करना और उनसे पूछना कि भाई आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कौन सी कंपनी से हो रखी है, क्या पॉलिसी नंबर है, क्या कस्टमर केयर नंबर है, ये सारी इंफॉर्मेशन ले लेना। उसके बाद आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी को कॉल करना और उनसे पूछना कि भाई क्या क्या हिसाब किताब है, कब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हो सकती है। अगर अभी हो सकती है तो अभी इसी वक्त उसको एक्टिवेट कर दो, अगर अभी नहीं हो सकती है तो उनसे पूछना कि कब एक्टिवेट हो सकती है। और साथ के साथ आपको बाकी इंफॉर्मेशन भी लेनी है कि भाई क्या क्या चीज़ें कवर्ड है, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, मतलब कितनी कवरेज वगैरह है, वो सारी चीज़ें पूछ लेना। और क्या हॉस्पिटल का हिसाब है, क्या क्लिनिक्स वगैरह का हिसाब है, सारी चीज़ें पूछ लेनी है। डेंटल कवर्ड है या नहीं है, आपके जो स्पेक्टिकल्स वगैरह लगाते हो मतलब आईज से रिलेटेड चीज़ें कवर्ड है या नहीं है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजेंगे वो सारे आप पढ़ लेना कि क्या हिसाब किताब है। क्योंकि यार यहाँ पे कनाडा में ना मेडिकल बहुत ही ज़्यादा महंगा है, स्पेशली फॉर टेम्परेरी रेजिडेंट्स। तो बेसिकली मेरे को ध्यान है कि हॉस्पिटल में एक रात रुकने का खर्चा होता है अप्रॉक्सीमेटली $1,500। यस, $1,500 लग जाएंगे अगर आप एक रात के लिए किसी हॉस्पिटल में रुकोगे। अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपये हो जाते हैं। तो यार बहुत महंगा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं है तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो डेफिनेटली आते ही या तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करा लेना अगर हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो उनसे पूछ लेना, और जब तक नहीं होती ना अपना थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये पहला काम है जो कि आपको कनाडा आने के बाद करना है। अब हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवाने के बाद या फिर उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना बस पास बनवाना है, या फिर उसको ट्रांजिट पास बोल सकते हैं या फिर उसको प्रेस्टो पास भी बोलते हैं। तो बेसिकली आपको अपना एक बस पास बनवा लेना है। क्यों? क्योंकि इससे आगे जितने भी आपको काम करने होंगे उनके लिए आपको शहर में अलग अलग जगहों पर जाना पड़ेगा। तो उस केस में अगर बस पास होगा तो आपका काम सस्ते में हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपको इधर उधर खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करना, अपने कॉलेज के एडमिन ब्लॉक या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट या फिर लाइब्रेरी में जाना कॉलेज की, और उनसे पूछना कि क्या आपका बस पास आपके कॉलेज की फीस में इंक्लूडेड है। क्योंकि जहां तक मेरे को पता है कि जितनी भी छोटी सिटीज हैं, जैसे कि सारनिया हो गया जहां पे लैम्पटन कॉलेज है, या फिर लंदन हो गया यहाँ पे फैंशा कॉलेज है, या फिर थंडर बे हो गया जहां पे कॉन्फेडरेशन कॉलेज है, तो इन कॉलेजेस में क्या होता है कि इनकी फीस के अंदर ही आपके 1 साल का बस पास इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो आपको अपने कॉलेज में जाना है और पूछना है, अगर वो देते हैं तो बस पास ले लेना है। लेकिन अगर आप किसी बड़ी सिटी में जाते हो जैसे कि GTA रीजन वगैरह हो गया या फिर टोरंटो वगैरह हो गया, तो उस केस में चांसेस हैं कि आपका बस पास फीस के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, अपने आसपास के किसी शॉपर्स ड्रग मार्ट में जाना है और वहां पे जाके आपको अपना एक प्रेस्टो पास ले लेना है। तो GTA रीजन में क्या होता है, एक प्रेस्टो पास चलता है और उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $128 पर मंथ होती है। तो आपको वो ले लेना है, और वो लेने के बाद आप सबवे यूज़ कर सकते हो, आप जो ट्रैम्प चलता है टोरंटो के अंदर रोड के ऊपर वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी बस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस पास लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर 2 ऐप्स भी डाउनलोड करनी है। या तो आप गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हो या फिर एक ट्रांजिट ऐप होती है वो यूज़ कर सकते हो। मतलब लंदन में तो ट्रांजिट ऐप चलती है, तो इन दोनों ऐप्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉपरली नेविगेट कर सकते हो। इन दोनों के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन सी बस कहाँ आएगी, कब आएगी, अभी इस वक्त कोई बस कहाँ पे है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो बस के थ्रू कम्यूट करना इन दोनों ऐप्स को यूज़ करके काफ़ी ईजी हो जाता है।
तो ये दोनों ऐप्स डाउनलोड कर लेना। अब यार बस पास लेने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, आपको अपना एक फ़ोन नंबर लेना है, मतलब एक बढ़िया सा सिम कार्ड ले लेना है। और यहाँ कनाडा में अलग अलग कंपनीज हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि बेल, रॉजर्स, फाइडो, कूडो, फ्रीडम, वर्जिन, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर बढ़िया सा ले सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, आपको इनके स्टोर्स में जाना है, सेल्समैन से बात करनी है और पता करना है कि भाई कौन कौन से प्लान्स अवेलेबल हैं, कितने के वो प्लान्स हैं, कितनी कॉल्स मिलेंगी, कितने मैसेजेस मिलेंगे, कितना डेटा मिलेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में पता करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन 1.5 GB डेटा मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे हिसाब नहीं है। यहाँ पे सारा सौदा थोड़ा सा महंगा होता है। बस मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी कि वो वाला प्लान लेना जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डेटा सबसे कम प्राइस में मिल रहा हो, क्योंकि आपको यहाँ पे बस वगैरह चेक करनी पड़ेगी, उसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा। फिर बस में जब खाली बैठे होगे तो मेरी यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो उसके लिए भी आपको डेटा चाहिए होगा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे उसके लिए भी डेटा चाहिए होगा। तो उसके लिए एक ऐसा प्लान लेना जिसमें आपको डेटा बढ़िया मिलेगा कम पैसों में। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में आपको पूरा ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप इन स्टोर्स के अंदर जाओगे तो वो जो सेल्समैन होगा ना, वो आपको पुश करेगा कि भाई आप ये फ़ोन ले लो या फिर ये फ़ोन ले लो, आईफोन 13 आया, 14 आया, प्रो, प्लस प्लस प्लस, मैक्स, पता नहीं कौन कौन से फ़ोन आए हैं। वो ये बोलेंगे कि भाई $0 है, मतलब $0 डाउन पेमेंट देनी है, आपको अभी कुछ नहीं देना, आपके मंथली बिल में $30 या $40 जुड़ के आया करेगा और आपका नया फ़ोन हो जाएगा। उसकी बातों में नहीं आना। जो आप अपनी होम कंट्री से फ़ोन लेके आए हो उसी को यूज़ करो। आप वहाँ पे जाओगे और उसको बोलोगे कि भाई मेरे को ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ये वाला मेरे को प्लान चाहिए, मेरे को फ़ोन वाला प्लान नहीं चाहिए। ध्यान रखना, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अब फ़ोन नंबर या फिर सिम कार्ड लेने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, आपको अपना एक पहला कॉल करना है। किसको? आपको उस बैंक को कॉल करना है जहाँ पे आपने अपनी GIC वगैरह डिपॉजिट कराई होगी। तो बेसिकली अपनी होम कंट्री के अंदर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने $10,000 एज GIC एक कैनेडियन बैंक में डिपॉजिट करवाए होंगे। ठीक है, वो या तो स्कॉशिया बैंक हो सकता है, या फिर CIBC बैंक हो सकता है, या फिर ICICI बैंक हो सकता है, या फिर SBI बैंक भी हो सकता है। तो जो भी बैंक था उस बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करनी है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। तो बेसिकली जहां भी आप रह रहे होगे उसके आसपास नियरेस्ट जो भी ब्रांच होगी उस ब्रांच में अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करवा लेना। और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी बैंक की ब्रांच में जाना, एक एडवाइजर से बात करना, वो आपको आपका बैंक अकाउंट ओपन करके दे देगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, मतलब जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे ना तो आपको 2 तरीके के अकाउंट मिलेंगे, एक मिलेगा चेकिंग अकाउंट और एक मिलेगा सेविंग्स अकाउंट। चेकिंग अकाउंट होता है डे टू डे बैंकिंग के लिए और सेविंग्स अकाउंट होता है ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना GIC डिपॉजिट सर्टिफिकेट उनको दोगे तो आपकी वो GIC एक्टिवेट कर देंगे और वो जो $10,000 आपने डिपॉजिट किए थे उसमें से $2,000 आपको आपके अकाउंट में उसी वक्त मिल जाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखना कि वो जो $2,000 हैं वो आईफोन, मैकबुक या फिर iPad या फिर खर्च करने के लिए नहीं है, वो तब यूज करने हैं आपको जब आपको अपने 3rd सेमेस्टर की फीस पे करनी होगी। और साथ के साथ जो रिमेनिंग $8,000 है वो आपको हर महीने $670 आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे और 12 महीने तक ये सिस्टम चलेगा और आपके सारे के सारे $10,000 आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ के साथ जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपको एक वो डेबिट कार्ड इशू कर देंगे और आपको एक ऑप्शन देंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। अब मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगी कि अगर आपको यहाँ पे कनाडा में लॉन्ग टर्म रहना है, मतलब हमेशा के लिए रहना है, तो आगे जाके गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो उस केस में आपको बढ़िया क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए। और वो कैसे बनेगी? क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके। तो डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड ले लेना और उसको यूज़ करना स्टार्ट करना। बैंक अकाउंट ओपन करवाने के बाद या फिर GIC एक्टिवेट करवाने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, आपको अपना एक SIN नंबर लेना है। SIN नंबर का मतलब होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। तो बेसिकली जैसे इंडिया में आधार कार्ड नंबर होता था ना, वैसे ही यहाँ कनाडा में SIN नंबर होता है। SIN नंबर से सब कुछ लिंक्ड होता है, सारे के सारे काम, सारी की सारी चीज़ें आपके SIN नंबर से लिंक्ड होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि SIN नंबर मिलेगा कहाँ से? अब आपको SIN नंबर मिलेगा सर्विस कनाडा से। तो बेसिकली हर सिटी के अंदर एटलीस्ट एक सर्विस कनाडा का ऑफिस जरूर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है और देखना है कि भाई आपकी सिटी में सर्विस कनाडा का ऑफिस कहाँ है। फिर उसके बाद वहां पे जाना है, वहां पे रिसेप्शन पे बात करनी है कि भाई आप कनाडा में नए नए आए हो, आपके पास SIN नंबर नहीं है तो आपको SIN नंबर चाहिए। तो 15 मिनट का काम होता है। आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, पासपोर्ट मांगेंगे, देखेंगे कि भाई स्टडी वीजा है, स्टडी परमिट है, ID वगैरह मांगेंगे। उसके बाद आपको वो SIN नंबर दे देंगे। और एक चीज का ध्यान रखना कि वो SIN नंबर आपको किसी को नहीं देना है। आज तक मैंने अपना SIN नंबर सिर्फ अपने एम्प्लॉयर्स को दिया है, जहाँ पे मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब की थी या फिर जहाँ पे मैं अपनी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, मैंने वहीं पे अपना SIN नंबर दिया है। उसके अलावा आई डोंट थिंक मैंने कहीं पे SIN नंबर दिया है, क्योंकि जो आपका SIN नंबर होता है उसको कोई भी आराम से मिसयूज़ कर सकता है। तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है वो। तो बेसिकली आप कनाडा में सेटल होना शुरू हो गए हो, आपको अपना फ़ोन नंबर मिल गया है, आपको बस पास मिल गया, आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया, आपको SIN नंबर भी मिल गया। अब अगला काम आपको क्या करना है, आपको 2 काम इकट्ठे करना शुरू कर देने हैं। एक तो आपको अपनी अकोमोडेशन ढूंढनी शुरू करनी है, परमानेंट वाली, अगर आप टेम्परेरी अकोमोडेशन में रह रहे हो। और दूसरा काम आपको क्या करना है,
करना है, आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर देना है। तो ये 2 काम एक साथ शुरू कर देना। और ये दोनों काम करने कैसे है, ये दोनों काम करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो इन दोनों से रिलेटेड मैंने प्रॉपर वीडियोज़ वगैरह बना रखी हैं। तो आप उन दोनों वीडियोज़ को जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ हैं, आपको पता लग जाएगा कि भाई अकोमोडेशन ढूंढते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे मिलेगी अकोमोडेशन, और पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे मिलेगी पार्ट टाइम जॉब। और दोनों वीडियोज़ में मैंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब लास्ट काम आपको क्या करना है, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना। तो बेसिकली मैं ओंटारियो में रहता हूँ, तो मेरे को ओंटारियो का पता है कि यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 स्टेजेस के अंदर बनता है। सबसे पहले आप बनवाते हो अपना G1 जिसको बोलते हैं लर्निंग लाइसेंस, उसके बाद आप बनवाते हो अपना G2 जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लाइसेंस, और उसके बाद लास्ट में आप बनवाते हो अपना फुल लाइसेंस जो कि होता है G लाइसेंस। ठीक है, तो एटलीस्ट फर्स्ट वीक के अंदर आपको अपना G1 लाइसेंस बनवा लेना है। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ से बनेगा और कैसे बनेगा। तो आपका ये जो G1 लाइसेंस है वो बनेगा ड्राइव टेस्ट सेंटर के अंदर। ठीक है, तो आपको ड्राइव टेस्ट सेंटर के अंदर जाना होता है, वहाँ पे आपको एक एग्जाम देना होता है। 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है रूल्स का एग्जाम और एक होता है साइंस का एग्जाम। वो दोनों एग्जाम 20-20 मार्क्स के होते हैं, दोनों को इंडिविजुअली आपको पास करना होता है। जैसे ही आप वो पास कर लेते हो तो आपको वो G1 लाइसेंस उसी वक्त दे देते हैं पेपर पे, और कुछ दिन बाद आपको आपके घर पे प्रॉपर कार्ड वाला लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले अपनी थोड़ी बहुत तैयारी करके जाना। जैसे एक G1 जीनियस नाम की ऐप होती है, उसको यूज़ करके थोड़ी अपनी प्रिपरेशन कर लेना एग्जाम की, क्योंकि जो एग्जाम की कॉस्ट होती है वो होती है $105। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपको दोबारा देना पड़े। वैसे दोबारा देने के लिए ज़्यादा पैसे लगते नहीं है। वहाँ पे जब आप एग्जाम दोगे, इन केस अगर आप पास नहीं होते तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको $15 या $16 एक्स्ट्रा देके आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो। तो आप ऐसे रिपीट कर सकते हो बार बार, लोग 3-4 बार में भी करते हैं। मैंने जब दिया था मेरा पहली बार में हो गया था। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई इतनी जल्दी अपना ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनवाना है। तो बेसिकली इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आपका जितना लाइसेंस पुराना होगा, मतलब जितनी जल्दी लाइसेंस बनवा लोगे, और जब आप गाड़ी वगैरह खरीदोगे तो जितना लाइसेंस पुराना होता है तो उतनी इंश्योरेंस थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि जब आप यहाँ पे आओगे कनाडा में तो डेफिनेटली घूमने जाओगे, क्लब वगैरह जाओगे, पब वगैरह जाओगे। ठीक है, तो इन सारे कामों के लिए ना आपको एक आईडी दिखानी पड़ती है। अब जब आप यहाँ पे आओगे नए नए, तो आपके पास एक ही आईडी होगी, आपका पासपोर्ट। अब हर जगह आप पासपोर्ट लेके तो घूम नहीं सकते ना, तो अगर आपके पास एक लाइसेंस हो जाएगा एटलीस्ट G1, तो आप वो लेके जगह जगह जा सकते हो और अपनी आईडी और अपनी एज वगैरह शो कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे को लाइसेंस नहीं बनवाना, कुछ भी हो जाए मेरे को G1 नहीं चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हर सिटी के अंदर ना ओंटारियो में सर्विस ओंटारियो नाम की एक जगह होती है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, अपनी एक आईडी बनवा सकते हो। तो बेसिकली वहां पे $30-35 में आपको एक पिंक कलर का कार्ड मिल जाता है जो कि बताता है कि भाई आप यहाँ ओंटारियो के रेजिडेंट हो, तो आपको वो आईडी मिल जाएगी, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगी कि आप अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना G1 वाला एटलीस्ट, उसके बाद अपनी चलाने की तैयारी करके G2 दे देना, फिर G दे देना। तो ये सारे काम है यार जो कि आपको करवाने होंगे जैसे ही आप कनाडा आ जाओगे। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।